एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग। तो हम ये देखेंगे कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, मोरल डेवलपमेंट में। किस पे बेस्ड है, मोरल डेवलपमेंट में। ठीक है। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे, ये इंस्पायर्ड हुए थे प्याजे की जो थ्योरी थी उससे इंस्पायर्ड हुए थे, है ना। और अपन देखेंगे कि जो कोलबर्ग थे उन्होंने ये जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी। ये वो जानना चाह रहे थे कि हर अलग अलग स्टेज में या फिर हर अलग अलग एज के बच्चों में मोरल जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। तो आज चलिए अपन यही देखते हैं। तो जो कोलबर्ग थे वो कहाँ से थे, वो न्यूयॉर्क से थे। उनकी जो थ्योरी थी उनका वो किस पे बेस्ड थी, मोरल डेवलपमेंट पे बेस्ड थी। वो डिसकंटिन्यू थी। ऐसे नहीं कि बच्चा जो है वो अगर 4 से 10 साल का बच्चा है मतलब उसमें सेम मोरल होगा जो बच्चे में 13 से 18 साल के बच्चे में जो मोरल होगा, ये नहीं होता है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ये डिसकंटिन्यू होती, ये नहीं कंटिन्यू होती रहती है। ये इन्होंने ये बताया था कि अलग अलग स्टेज के बच्चों में या फिर अलग अलग एज के बच्चों में अलग अलग मॉरल डेवलपमेंट होता है ना। इन्होंने प्राइमरी फोकस किस पे किया था, इन्होंने प्राइमरी फोकस किया था कि हाउ चिल्ड्रन टेक डिसीजन व्हेन दे फेस मॉरल डेलिमा। डेलिमा का क्या मतलब होता है, मॉरल डेलिमा का इसका मतलब होता है दुविधा। दुविधा, दुविधा मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम, है ना। तो ये देखा गया था कि जो कैसे जो बच्चे होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं अगर वो मॉरल डिलीमा में पड़ जाते हैं। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। नैतिक दुविधा में बच्चा होता है तो वो किस हिसाब से अपना डिसीजन लेता है या फिर किस हिसाब से अपन अपना जो सॉल्यूशन है वो निकालता है ना। तो यही देखेंगे। अब अपन देखते हैं कि जो कॉलबर्ग थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक स्टोरी बताई थी उन्होंने। हेंस उसका नाम था हेंस डिलेमा, है ना। ये याद रखना, हेंस डिलेमा की स्टोरी किसने बताई थी, तो कोलबर्ग ने बताई थी। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग स्टेज के जैसे 10 से 16 साल के बच्चे या फिर अलग अलग जो ग्रुप के बच्चे थे उनमें ये वाली स्टोरी सुनाई थी। और उन्होंने ये देखा था कि किसका कितना पर्सपेक्टिव होता है और किसका कितना मॉरल डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से। तो देखो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक लड़का रहता है, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हेंस। ठीक है। हेंस नाम का एक लड़का होता है। उसकी वाइफ जो होती है वो क्या होती है, उसको एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है कैंसर। ठीक है, उसको क्या होता है, कैंसर होता है। अब वो क्या होती है, हॉस्पिटलाइज्ड होती है। अब क्या होता है कि जो डॉक्टर्स रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप ना ये वाली मेडिसिन ले आओ, इससे आपकी जो वाइफ है उसको उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो जाता है फार्मासिस्ट के पास। बट क्या होता है कि वो जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो वो क्या, जितना उसकी जो कॉस्ट होती है उससे 10 गुना कॉस्ट, उसके पास जितने पैसे होते हैं या फिर जितने की वो मेडिसिन होती है उससे 10 गुना उसकी कॉस्ट होती है। तो वो क्या करता है, वो ले नहीं पाता है। तो क्या करता है, हेंस क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, गरीब होता है वो, है ना। तो वो नहीं ले पाता है तो फिर वो क्या करता है, फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे दे दो, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। बट क्या होता है, वो जो फार्मासिस्ट होता है वो उसको रिफ्यूज कर देता है, उसको मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर क्या होता है, उसका मॉरल डिलीमा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि उसके पास ना तो पैसे रहते हैं, ना ही वो कहीं से अरेंज कर पाता है। या तो फिर वो अपनी वाइफ को मतलब मरने दे कि हाँ ठीक है तुम, अब मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं पैसे नहीं कर पा रहा हूँ इकट्ठे। या फिर वो क्या करता है एंड में क्या करता है, वो स्टॉल कर लेता है। तो क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो ये नहीं कर सकता ना कि उसकी वाइफ को बोले कि हाँ ठीक है जाने दो, अब ठीक है नहीं है पैसे तो नहीं अरेंज कर पाएंगे। वो ये नहीं करता है, वो क्या करता है, मेडिसिन को चुरा लेता है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। क्या होता है कि जो हैंस होता है उसकी वाइफ को कैंसर होता है। तो डॉक्टर्स को वो मेडिसिन लाने के लिए बोलते हैं बट वो मेडिसिन बहुत ही एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो बहुत ही गरीब होता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। और जो वो जिस फार्मासिस्ट के पास जाता है, जिस मेडिकल वाले के पास जाता है तो वो उसको रिफ्यूज कर देता है, उसको मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा इतने पैसों में। तो क्या होता है, जब वो मेडिकल वाला अपना शटर वटर बंद करके क्या करता है, वो जब अपने घर चल जाता है तो वो क्या करता है, वो उस दवाई को चुरा लेता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हैंस शुड हैंस स्टील द मेडिसिन फॉर वाइफ। क्या उस हैंस को मेडिसिन चुरानी चाहिए थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका अलग अलग आंसर होगा। कोई बोलेगा कि नहीं ये तो गलत है, चोरी करना गलत है, तुमको पुलिस पकड़ लेगी। छोटे बच्चों में यही दिमाग होता है ना, बच्चों को अपन ये बताते हैं कि अरे तुम, क्योंकि अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, बच्चों का अपन मॉरल डेवलपमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ठीक है, छोटे बच्चों को ये बताएंगे तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि नहीं, अब बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि चोरी करना क्या होती है, गलत बात होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है या फिर उसको पनिशमेंट मिलती है, या तो फिर बच्चों को बोलते हैं ना अगर तुमने चोरी करी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा।
तो क्या होती है, तो अपन यहाँ पे अपन देखते हैं कि अलग अलग बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग अपना आंसर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो हेंसबर्ग ने फिर अलग अलग बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन किए थे, है ना। तो ये याद रखना, ये स्टोरी किसने बताई थी, हेंसबर्ग ने बताई थी। और हेंसबर्ग, सॉरी, कॉलबर्ग ने बताई थी, है ना। जो कॉलबर्ग होता है उनका जो स्टोरी होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो मोरल डेवलपमेंट पे बेस्ड होती है। अब ठीक है, ये याद रखना कि जो कॉलबर्ग है उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई थी, ये क्वेश्चन आता है, उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई थी। उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, किसके ऊपर, मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। सॉरी, 3 लेवल्स बताए थे, है ना, 3 लेवल थे और 6 क्या थी, स्टेजेस थी। 3 लेवल और 6 स्टेजेस, ये क्वेश्चन पूछते हैं कितनी लेवल थी, 3, और कितने स्टेजेस थे, 6। तो अपन इनकी 3 लेवल देखते हैं मॉरल डेवलपमेंट की। प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी एज कितनी होती है, 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। और सेकंड होती है, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेज है ना। जो प्री कन्वेंशनल हो गई, दूसरी होती है कन्वेंशनल, और तीसरी होती है पोस्ट कन्वेंशनल। याद रखना, कन्वेंशनल याद कर लो क्या होती है, कन्वेंशनल उसकी 3 लेवल होती है। जो सबसे पहली होती है, अपन कैसे बोलते हैं, प्री। प्री किसके लिए यूज होता है, जो पहले यूज होता है उसके लिए प्री यूज होता है, जो लास्ट में यूज होता है उसके लिए क्या यूज होता है, पोस्ट यूज होता है। और जो बीच में है वो क्या है, कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल होती है वो 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। जो कन्वेंशनल होती है वो 10 से 13 साल के बच्चों के लिए होती है। जो पोस्ट कन्वेंशनल होती है वो किसके लिए होती है, 13 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए होती है ना। अब अपन देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे वाला क्वेश्चन किया गया, ठीक है, कि अगर ऐसी सी सिचुएशन आई तो कैसा हुआ, तो उनका क्या जीरो मॉरल है, उनको नहीं पता है कि उनमें कोई ऐसे कंट्रोल नहीं है, वो नहीं बता सके, उसमें क्या होता है, जीरो मॉरल होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें इतना मॉरल था नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पूछा था तो इतना मॉरल था नहीं, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल थे जिसमें 10 से 13 साल के बच्चे थे, उनमें क्या था, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो सोसाइटी बोल रही थी, जो उनके आसपास के लोग बोल रहे थे, वो वही जवाब दे रहे थे। अब को पोस्ट कन्वेंशन मतलब 13 साल से ऊपर के जो बच्चे थे, वो अपना इंडिविजुअल अपनी चीजें बता रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे थे, जिनको जो सही लग रहा था ना वो बता रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि किसी के अकॉर्डिंग बता रहे थे, जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो वो ऐसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे थे। उसमें क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, और जो प्री कन्वेंशनल होता है उसकी मॉरल वैल्यूज कितनी होती है, जीरो होती है, उन्हें नहीं पता है। ठीक है, ये वही दिया है, इनमें क्या होती है, इसमें जीरो मॉरल वैल्यूज होती है, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग होते हैं। और इनका क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है, ये अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं बताते, क्योंकि इसमें एज का डिफरेंस है ना। तो जो कॉलबर्ग थे वो यही देख रहे थे कि जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेस के जो बच्चे होते हैं उसमें कैसा होता है। तो उन्होंने ये देखा था कि जो मॉरल डेवलपमेंट भी होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिसकंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होगा। जो जो प्री कन्वेंशनल वाले बच्चे बता रहे हैं वही पोस्ट कन्वेंशनल वाले बच्चे बताएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी स्टेजेस होती है, तो 6 स्टेजेस होती है, किसकी, मॉरल डेवलपमेंट की। सबसे पहले अपन देखते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब क्या होता है, ये किस में आता है, प्री कन्वेंशनल में आता है। ओबीडियंट एंड पनिशमेंट वाला जो है ओरिएंटेशन, इसमें क्या होते हैं, 10 से 4 साल तक के बच्चों का डेवलपमेंट होता है ना। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कोई सा चीज चुरा ली, है ना, तो अब तुम्हें क्या, जो तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे वो तुमको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, ये बोलेंगे कि अगर तुमने ये चीज चुराई है ना कहीं से, अब तुमको खाना नहीं मिलेगा, या फिर तुमको ये वाला टॉय जो हम दिला रहे थे वो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। एडल्ट जो भी पेरेंट्स होगा या जो भी होगा वो क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। इसको क्या करते हैं, मतलब ये किसमें ये इसको किसमें फोकस करते हैं, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी बच्चा, है ना, उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, है ना। ये पूछेगा कि 6 स्टेजेस होती है, उसमें कौन सी स्टेजेस आती है, कौन सी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, तो ये सब पूछेंगे, है ना। कि जो पनिशमेंट होता है एडल्ट के उससे, तो ये किस में आता है, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस में आता है ना। ये पहली स्टेज हो गई। अब हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड। ठीक है, ये होता है सेल्फ इंटरेस्टेड और रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है, 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं, इसमें भी प्री ओरिएंटेशन लेवल्स होती है ना। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, है ना। अब इसमें क्या होता है, टीट फॉर टेट, ये पीवाई क्यूज है ना। ये पूछा था कि जो टीट फॉर टेट जो होता है वो किस में आता है, तो वो आता है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में आता है, टीट फॉर टेट।
इसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मतलब वो खुद का वो देखेगा, खुद का बेनिफिट देखेगा कि उसको किस में बेनिफिट मिल रहा। अगर वो तभी काम करेगा जब उसको कुछ मिलेगा, टेट फॉर टेट, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अगर वो किसी के लिए कर रहा है तो उसको रिटर्न में भी वैसा मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिफ्ट मिल रहा है किसी बच्चे को, ठीक है, इसने इसकी हेल्प की होगी तो इसने इसको क्या दिया, गिफ्ट दिया, है ना। गुड बिहेवियर फॉर पर्सनल गेन एंड रिवॉर्ड, जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं ना, एक बच्चा होता है अगर वो अच्छा बिहेव करता है, अपन बोलते हैं कि अंकल आएंगे तो आप उसको नमस्ते करना, आप उन्हें उनके पैर छूना, या फिर आप उनसे अच्छी बातें करना, फिर हम आपको एक चॉकलेट देंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, बच्चों को क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये किस में आता है, ये भी एक स्टेजेस है मॉरल डेवलपमेंट की, सेकेंड स्टेजेस है ना। अच्छा बिहेव करना है, ठीक है, ये भी किसमें आता है, प्री कन्वेंशनल में आता है, छोटे बच्चों में ही आता है। अब थर्ड होता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। अब इसमें ये भी प्री कन्वेंशनल में आता है, इसमें भी क्या होता है, 4 से 10 साल के बच्चों में होता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, अपने को सबसे काइंड होना होता है, काइंड मतलब क्या होता है, अच्छे से बिहेव करना होता है, हेल्पफुल मतलब अपने को मदद करनी होती है किसी की, है ना। तो ये किसमें आता है, गुड बॉय और गुड गर्ल, जिसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों को, रिस्पेक्ट होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, जैसे अपन किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो अपने को क्या बोलते हैं, अपन किसी के अच्छे से बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, अपने पड़ोसी क्या बोलते हैं, अरे नहीं वो तो अच्छा बच्चा है, पड़ोसी तो नहीं बोलते यार, पड़ोसी तो हमेशा बुराई करते हैं। बट जैसे कोई अपने रिलेटिव्स होते हैं या फिर कोई अपना अच्छा चाहते हैं, वो हमेशा अगर अपन कुछ अच्छी चीज करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं वो अच्छा बच्चा है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है ना। ये इसमें आता है, ये भी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में आता है। इसमें फोकस ऑन बीइंग गुड एंड, ठीक है, मेंटेनेंस रिलेशनशिप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यही बता रहे हैं, ठीक है। ये 6 स्टेजेस में होती है इसमें, ठीक है, 6 स्टेजेस होती है। और अपनी लेवल कितना बताया था अपन ने, 3 लेवल बताया था, क्या होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, है ना। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अभी अपन पढ़ चुके हैं प्री कन्वेंशनल, ठीक है, इसमें ये इसी एज के बच्चे आते हैं। कॉलबर्ग बिलीव डेट मॉरल थिंकिंग प्रोग्रेस फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड एथिक्स, है ना। कॉलबर्ग क्या क्या सोचते हैं मॉरल थिंकिंग के ऊपर, ये सोचते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर भी, सेल्फ इंटरेस्ट में क्या होता है, जस्टिस और एथिक्स के प्रिंसिपल्स आते हैं, है ना। अब अपना है फोर्थ स्टेटस क्या, अपनी लॉ एंड अदर मॉरलिटी, लॉ और ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अगर एक दो दो बच्चे हैं, ठीक है, एक गुड पर्सन है और एक बैड पर्सन है, लॉ हेल्प टू सेपरेट द गुड पर्सन एंड लॉ बैड पर्सन। इसमें क्या होता है, लॉ क्या करता है, सेपरेट करता है, ये बताता है कि गुड पर्सन और बैड पर्सन में क्या होती है। अगर एक गुड पर्सन है, ठीक है, उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, और एक बैड पर्सन है, ठीक है, उसने कोई गलत काम किया होगा, तो क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो बैड पर्सन होगा उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या करता है, फंक्शंस करता है सोसाइटी के, है ना। किसके फंक्शंस करता है, तो ये करता है सोसाइटी के फंक्शंस करता है। ये लॉ एंड ऑर्डर क्या बताता है अपने को, राइट और रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, सिग्नल्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर ट्रैफिक में सिग्नल लगता है ना, तो अगर जो सिग्नल तोड़ेगा, ठीक है, अगर वहां पे रेड लाइट जल रही है और अगर वो लड़का, जैसे यहाँ पे रेड लाइट जल रही है और एक बाइक पे जो लड़का है वो निकल गया, तो उससे क्या होगा, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है ना। उसको मान नहीं रहा है उसके ऑर्डर्स को, तो फिर क्या होगा, इसके घर क्या चल जाता है, चालान कट जाता है ना। फिर उसको पैसे भी भरने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, राइट एंड रॉन्ग को डिफाइन करता है, सेपरेट फॉर गुड पर्सन टू बैड पर्सन, ठीक है। अब फिफ्थ पढ़ते हैं अपन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये किसका होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, जैसे कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं, लेकिन वो अगर अच्छे नहीं है, या फिर पीपल्स के लिए, या फिर सोसाइटी के लिए, या फिर अपनी जो कंट्री है उसके लिए सही नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, प्रोटेस्ट करना, ये क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अगेंस्ट यूजिंग प्रोटेस्ट टू ब्रिंग द सोसाइटी चेंज, सोसाइटी में चेंज, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या होता है, अपन प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं कि अपन प्रोटेस्ट में किसी को मार रहे, किसी को डैमेज कर रहे, ये नहीं होता है। प्रोटेस्ट क्या होता है, पीसफुली भी होता है ना। अब 6 पढ़ते हैं अपन, लास्ट होगा ये, यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर अपने को कुछ चीजें, जैसे देखो, लॉ आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्टिफाइड। लॉ तब तक ही अपन वैलिड करते हैं जब वो जस्टिफाई होता है, वो अच्छा होता है। जैसे जस्टिफाई इन द सेंस कि वो सही है, किसके लिए सही है, अपने आसपास के लोगों के लिए सही है। अगर वो सही होगा तो वो जस्टिस होगा, और अगर वो सही नहीं है, डिसओबे है, तो वो क्या होगा, अनजस्टिस होगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल कॉन्टेक्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उस टाइम में क्या होता है सोशल कॉन्टेक्ट वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारे एथिकल या बहुत सारे अपने देश के लिए बहुत सारी चीजें की है। अगर वो जो लॉ है वो क्या होता है अनजस्टिफाई हो गया, वो जस्टिफाई नहीं होगा, तो क्या होता है अपन क्या करते हैं, वो डिसओबे हो गया तो अपन क्या करते हैं, जैसे सत्याग्रह किया था उन्होंने, है ना, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। वो क्योंकि एथिक्स के ऊपर चल रहे हैं, वो जाके अपने को सरेंडर कर देंगे, लेकिन ये है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे अगर उन्हें जो सही चीजें नहीं लग रही है। लॉ आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्टि लॉ कभी वैलिड है जब वो जस्टिफाइड होगा, और अनजस्टिफाइड होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। जो महात्मा गांधी थे उनका क्या था, सोशल कॉन्टेक्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट, उनके लिए सोशल कॉन्टेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं थे, उनके लिए क्या था, लॉ इम्पोर्टेंट था। लॉ इसलिए अगर जस्टिफाई होगा तो वो उस पे क्या होंगे, वैलिड रहेंगे, है ना। और बहुत सारे लोगों ने ये जो कॉलबर्ग की जो थ्योरी थी उस पे क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था उन्होंने, उस पे क्वेश्चंस किए थे। क्या क्वेश्चंस किए थे, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, वो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी जो मॉरल जो डेवलपमेंट है वो सभी कल्चर में वैलिड नहीं है, क्योंकि क्या होता है अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे देखो ये अलग अलग कल्चर्स हो गए, इनमें क्या हो गया वो सब फिट नहीं हो रहा है। कॉलबर्ग थ्योरी आर नॉट बेस्ड ऑन वेस्टर्न कल्चर, इनकी जो थ्योरी है वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न वैल्यूज पे क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर इक्वल ऑल कल्चर, सभी कल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर के एप्लीकेबल नहीं थी वो, है ना। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई तो क्या होता है, मोरल जजमेंट इज मेजर्ड थ्रू मेड इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नॉट रिफ्लेक्ट द रियल लाइफ। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो रियल लाइफ पे क्या कर रही, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये क्या होती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आस्क व्हाट पीपल शुड डू, इमेजिनरी सिचुएशन, पूछा अगर बच्चा, अगर कोई जो पीपल है मतलब लोग है वो क्या होते हैं इमेजिनरी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, बट नॉट इन रियल लाइफ इज मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्या होता है वही चीज रियल लाइफ में क्या होती है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब ये क्या होता है बायस्ड सैंपल, ये क्या होता है बायस्ड भी हो सकती है ना। कॉलबर्ग research used mostly boys from middle class backward. Result may be biased with not generalized. अब क्या होती है मोस्टली बॉयज फ्रॉम मिडिल क्लास बैकवर्ड एंड मेनी अदर आर नॉट इंक्लूड। जिससे क्या होती है बॉयज और गर्ल्स में भी क्या होती है लिमिटेशंस होती है, उसमें भी क्या होता है बायस्ड होती है, लड़के और लड़कियों में भी अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें क्या होती है बायस्ड होती है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये इसको क्रिटिसाइज किया था, कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो ये छोटी सी है और ये किससे इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड थे प्याजे से, है ना, जो प्याजे का जो डेवलपमेंट था वो उससे ये इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो इन्होंने किसने दी थी ये जो कॉलबर्ग है, इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, तो याद रखना ये मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड थी, मॉरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी है बट इम्पोर्टेंट है ना। इसमें क्या करना है अपने को, जो 6 स्टेजेस होती है वो याद करनी है। ठीक है, मेन और 3 जो लेवल्स है वो याद करने हैं, और ये जो 3 लेवल और जो स्टेजेस है ये है ना पीवाईक्यूज में आई है, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, थैंक यू।